हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो यहाँ पर इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आप मुझे 7706974820। इस नंबर पे जैसे आप मुझे मैसेज करेंगे उसके बाद में नोट से रिलेटेड जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो पेड नोट्स है आपको इसी नंबर पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके पहले जो अभी आपका दिसंबर वाला एग्जाम हुआ इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने नोट्स ले रखा था, उनको यहाँ से हेल्प मिली। तो आप भी जो है नोट्स को परचेज करके अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन क्या रखा है आपको, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन की, ठीक है, तो समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन का मतलब क्या होता है, उस प्रकार का चिंतन जिसमें कि बच्चा मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाए, है ना, यानी कि एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर यहाँ पर बता पाए। ठीक है, इसके लिए अगर आप बच्चे से पूछिए कि पानी बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं तो बच्चा यहाँ पर अलग अलग आंसर करेगा। हर एक बच्चे का जो आंसर होगा वो दूसरे बच्चे से अलग होगा, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे के लिए पानी बचाव के तरीके कुछ अलग हो और दूसरे बच्चे के लिए पानी बचाव के तरीके कुछ अलग हो, है ना। इसी प्रकार अगर आप बच्चे से पूछें कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है तो यहाँ पर भी बच्चा कई सारे आंसर दे पाएगा। ठीक है, यानी कि वो मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाएगा, जो उसने अपने आसपास चीज़ें देख रखी होंगी उसी को वहाँ पर बता देगा, है ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है, पानी बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा और क्यों, ये क्या करेगा, बच्चे के समालोचनात्मक व रचनात्मक यानी कि उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है तो आप इसमें एक ही आंसर बता पाएंगे। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर भी दे रखा है कि आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, तो जहाँ से भी आता होगा आप सिर्फ एक ही आंसर बता पाएंगे। ठीक है, मल्टीपल आंसर नहीं बता पाएंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यानी कि बंद अंत वाला प्रश्न हो गया। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें कि बच्चा एक ही आंसर दे पाए, वो बच्चे के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं देते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन क्या रखा है, आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां। देखिए, इसका जो आंसर होता है ना वो क्या होता है, बिल्कुल फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं आप जो है कौन से राज्य में रहते हैं या फिर आपके देश में कुल कितने राज्य या फिर राजधानी, तो इसका आंसर क्या बिल्कुल फिक्स्ड है, इसका एक ही आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपके क्रिएटिविटी या फिर समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं देगा। ठीक है, आपके देश का नाम वो मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो जहाँ पर भी होगी आप वहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो ये जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं ना, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, मतलब बच्चा एक ही डायरेक्शन में आंसर दे पाएगा। ठीक है, मल्टीपल डायरेक्शन में सोच कब पाएगा, आंसर कब दे पाएगा, जब बच्चा यहाँ पर कई तरीके से सोचे। जैसे कि पानी बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं, या फिर जो है मान लीजिए पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाएगा। इसके कई सारे आपको ऑप्शन यहाँ पर दे सकता है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी यहाँ पर बता पाएंगे। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। ठीक है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लीजिए जो बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है ना, ऐसा नहीं कि वो जो भी कह रहा है बच्चा वो सही मान लिया जाए। ठीक है, उसके लिए तर्क भी होना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई। ठीक है, तो यहाँ पर वही दे रखा है कि प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि जो बच्चे ने कह दिया आपने उसी को मान लिया। नहीं, अगर बच्चा कुछ गलत भी बता रहा है तो आप उसको चैलेंज दीजिए कि ठीक है, आपने जो कहा वो हमने मान लिया, बट ये तो बताओ कि मतलब ये चीज़ हुई कैसे। ठीक है, क्या रीज़न इसके हो सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चा फिर उसके बारे में सोचेगा। ठीक है, आप क्या कीजिए, उस जो बच्चा गलत आंसर बताया उसके थ्रू उसको सही आंसर तक लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यानी कि विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि बच्चा कहाँ पर जो है गलतियाँ कर रहा है, किस तरीके से वो सही आंसर तक आ सकता है। ठीक है, तो ये भी बात है आपकी यहाँ पर गलत है कि बिना विश्लेषण के स्वीकार कर लेना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होते नहीं। समालोचनात्मक चिंतन के प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अप्रासंगिक नहीं होते, प्रासंगिक होते हैं। ठीक है, तो ये भी बात गलत है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। देखिए, ये भी बात आपके यहाँ पर गलत हो जाएगी, उपेक्षा नहीं करनी है प्रमाण की। ठीक है, जो प्रमाण होते हैं
है, ये आपको बताते हैं कि बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सोच पा रहा है, किस तरीके से थिंकिंग कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमाण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। देखिए जो मानक वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल फिक्स्ड करिकुलम है ना। जैसे कि मान लीजिए जो पाठ्यचर्या में दे रखा है सिर्फ वही बच्चों को पढ़ाना है ना, जो कि बिल्कुल गलत तरीका होता है। ठीक है, पाठ्यचर्या कैसे होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग उसमें चेंज भी लाया जा सके। मान लीजिए जो पाठ्यचर्या में एग्जाम्पल दे रखा है, आपने बच्चे के सामने वही प्रेजेंट कर दिया, बच्चे को वो चीज़ समझ में ही नहीं आई। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपके पढ़ाने का क्या मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे के रियल लाइफ से रिलेट करके चीज़ें हैं, ठीक है, आप उसका यूज कीजिए। ठीक है, यानी कि पाठ्यचर्या में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, जो चीज़ बच्चे को समझ में आ रही है, ठीक है, जिस तरीके से बच्चा समझ पा रहा है उस तरीके से जो है पाठ्यचर्या को बच्चे के सामने रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मानक पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि फिक्स्ड करिकुलम नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों के लिए एक ही तरीके से हम नहीं मेथड का यूज़ करेंगे, अलग अलग मेथड का यूज़ करेंगे, तो ये बात गलत है। यहाँ पर क्या पूछा है, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। अब देखिए हर एक बच्चे की अपनी योग्यता होती है ना, कुछ बच्चा अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है, दूसरा बच्चा वहीं पर कुछ अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, कुछ बच्चे तेज गति से सीखते हैं चीज़ों को और कुछ बच्चे जो है सीखने में थोड़ा टाइम लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या इसके बेस पे है ना, इसी के आधार पर बच्चों को अलग थलग कर दे, वर्गीकृत करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, इंक्लूसिव का मतलब ही क्या होता है, सभी बच्चों को समाहित करना, तभी तो बच्चा एक दूसरे से सीख पाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये बात भी गलत है कि बच्चों को अलग थलग कर लें, है ना। और जो आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर जहाँ पर भी जिस भी ऑप्शन में आपको पृथक्करण या फिर वर्गीकरण करने की बात की जाए, वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। ठीक है, और जहाँ पर मानक वर्ड भी होता है ना, वो भी ऑप्शन आपका नहीं होता है। ठीक है, ये सारे के सारे निगेटिव वर्ड होते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में बता दूँ, बट शुरू से भी थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताती हुई चलूँगी, ताकि आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना आए, है ना। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। देखिए जो व्यावसायिक शिक्षा या फिर किसी भी प्रकार की शिक्षा है सभी बच्चों के लिए होती है। ऐसा नहीं कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, यानी कि जो डिसेबल बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए, नहीं, ये सभी बच्चों के लिए हो सकती है। ठीक है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो कहती है बच्चा कैसा भी हो, ठीक है, उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ हो या फिर बच्चा जो है श्रवण बाधित हो, दृष्टि बाधित हो, हम सभी प्रकार के बच्चों को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, समाहित करके एजुकेशन देंगे, और जैसी जिसकी नीड है, यानी कि एज पर नीड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे जिसकी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये भी गलत है कि हम केवल व्यावसायिक शिक्षा देंगे, वो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नहीं, सभी बच्चों को। ठीक है, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, बिल्कुल सही बात है, यानी कि हम व्यक्तिगत अंतरों की पहचान करेंगे, बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, कौन सा बच्चा जो है तेज़ी से सीख रहा है, कौन सा बच्चा सीखने में टाइम ले रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पाठ्यचर्या में फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, लचीलापन लाएंगे, है ना। तो यहाँ पर यही कहा गया कि जैसे बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है पाठ्यचर्या पढ़ाना है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही कहती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, 1 मिनट। ठीक है, अजेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में ज़्यादा आने लगे हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पैजे और ले वाइगोस्की के दृष्टिकोण में विभिन्नता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो जीन पैजे है ना, वो क्या कहते हैं कि जो हमारी थॉट होती है, यानी कि जो हमारा विचार होता है, उससे क्या होते हैं, हमारी लैंग्वेज जो है डिसाइड होती है, यानी कि जिस प्रकार के हमारे अंदर विचार होते हैं उसी प्रकार की हमारी भाषा होती है। बात कौन कहते हैं, आपके जीन प्याजे कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, जीन प्याजे कहते हैं कि जैसे हमारे थॉट, यानी कि जैसे हमारे अंदर विचार होंगे वैसी क्या होगी, हमारी लैंग्वेज होगी, भाषा होगी। ठीक है, यानी कि विचार से भाषा आती है, बात कौन कहते हैं, आपके जीन प्याजे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं ले वाइगोस्की, ये क्या कहते हैं आपके कि जो थॉट, यानी कि जो हमारे विचार होते हैं और जो हमारी लैंग्वेज होती है ना, ये शुरू में दोनों क्या करते हैं, एक साथ चलते हैं। ठीक है, और बाद में क्या करते हैं, जा करके मिल जाते हैं। ठीक है, मर्ज हो जाते हैं, यानी कि इनका सीधा सा अगर मैं बोलूँ तो इन्होंने लैंग्वेज को ज़्यादा महत्व दिया है, यानी जो लैंग्वेज होती है वो डिसाइड करती है कि हमारा जो है थॉट कैसा होगा, विचार कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात होगी जीन प्याजे और ले वाइगोस्की की। अब क्वेश्चन में यही दे रखा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक
विकास पे, क्योंकि दोनों ने ही संज्ञानात्मक विकास की बात की है, ठीक है। पर भाषा के प्रभाव और जीन प्याजे और ले वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है, बिल्कुल सही बात है। जीन प्याजे तो कुछ और कह रहे हैं, ले वाइगोस्की कुछ और कह रहे हैं, तो भिन्नता तो है, तो ये बात तो सही है, ठीक है। यानी कि ए तो हमारा सही है ना। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन में आपका ए सही दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर भी फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है ए सही है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी दे रखा है ए और आर दोनों सही है, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, ए और आर दोनों गलत है। देखिए ए तो हमारा पक्का सही है ना, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। और ए और आर ये मतलब ये अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन हमने यहाँ से कर लिया गलत, ठीक है। अब देख लेते हैं रीजन क्या दे रखा है। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो डिस्कवरी लर्निंग होती है उसमें क्या करता है, जो टीचर होता है वो तरह तरह के बच्चों को मटेरियल उपलब्ध कराता है ना, तरह तरह की चीज़ें उपलब्ध कराएगा, डायरेक्शन देगा एक, और बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है। ये बात आपके जीन प्याजे भी कहते हैं, बट यहाँ पर इसका कोई सेंस नहीं है। यहाँ पर सीधे दे रखा है जो डिस्कवरी लर्निंग होती है उसमें बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, जो कि बात बिल्कुल सही है। यानी कि ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सही है, बस एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही है ना। यहाँ पर बात जीन प्याजे और ले वाइगोस्की की जो लैंग्वेज और थॉट है उससे रिलेटेड होती है, और यहाँ पर बात जो है डिस्कवरी लर्निंग की हो रही है। अगर यहाँ पर ये रीज़न दिया होता कि जो ले वाइगोस्की वो कहते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज और थॉट होती है वो जाकर के बाद में मर्ज हो जाती है, और जो जीन प्याजे वो कहते हैं कि हमारे थॉट से हमारी लैंग्वेज आती है, ठीक है, तब इसका जो है रीज़न यहाँ पर सही होता है। बट ये दोनों आपस में मैच ही नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ और बात हो रही है, यहाँ पर कुछ और बात हो रही है, बट बात दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है ना। यानी कि ये दोनों तो अपनी अपनी जगह पर सही है, बट एक दूसरे के लिए सही नहीं है ना। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपका, देखिए आर गलत है, आर तो गलत है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी एक ऑप्शन तो हम लोगों ने पहले ही हटा दिया था, ठीक है। और डी ऑप्शन में दोनों आपके सही हैं, लेकिन व्याख्या करता है, ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए अगर हम बात करें गिफ्टेड चाइल्ड की और एक नॉर्मल चाइल्ड की, यानी कि सामान्य बच्चा, गिफ्टेड चाइल्ड का मतलब क्या होता है, जिसकी जो IQ होती है 140 प्लस होती है, ठीक है, और जो पर सामान्य बुद्धि वाला बच्चा होता है उसके बीच में अंतर क्या होता है उसी के बारे में यहाँ पर बताना है। समझ की अग्रवर्ती गहनता, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो सामान्य बच्चा होगा, ठीक है, वो चीज़ों को समझेगा, बट जो यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चा होगा, गिफ्टेड चाइल्ड बच्चा होगा, उसकी जो समझ होगी बहुत ही डेप्थ यानी कि गहराई वाली होगी, है ना, बहुत ही गहराई से चीज़ों को समझेगा। वो होते हैं ना कई लोग बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सभी गिफ्टेड ही है ना। गिफ्टेड जो चाइल्ड होते हैं ना वो हर एक फील्ड में अच्छा करते हैं, है ना। और यहाँ पर उनके अंदर जो थिंकिंग स्किल होती है बहुत ही हाई लेवल की होती है, ठीक है। हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखना, समझना, उसके बाद जो है जाकर के वो कोई चीज़ करते हैं। सीखने में तेज़ी, बिल्कुल सही बात है। जो सामान्य बच्चा अगर वो किसी भी क्वेश्चन वगैरह को या फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने में या फिर देने में 5 मिनट का टाइम ले रहा है, 10 मिनट का टाइम ले रहा है, वहीं पर जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा वो हो सकता है कि 1 मिनट का टाइम ले, है ना। तो यहाँ पर जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं बहुत ही तेज़ी से चीज़ों को सीखते हैं, है ना। जो सामान्य बच्चे हैं वो अभी जिस क्लास में रहेंगे, मान लीजिए कोई बच्चा अगर 7th क्लास में, उसी में गिफ्टेड चाइल्ड है, तो 7th क्लास के जो सवाल होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं पहले ही लगा करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो उनको क्लास होता है उसमें बोरियत भी फील होती है हल्का सा, है ना। तो यहाँ पर ये भी बात सही है कि समझ की अग्रवर्ती गहनता होती है, यानी कि समझने में काफ़ी जो है तेज़ी दिखाते हैं, है ना, बहुत ही गहराई से चीज़ों को समझते हैं। तो दो बातें तो आपके यहाँ पर सही है। समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता नहीं, ये दूसरों पर अधिक निर्भर नहीं होते, खुद ही चीज़ों को गहराई से समझते हैं, ठीक है। तो ये बात तो आपके यहाँ पर हो जाएगी गलत, यानी कि सी ऑप्शन तो आपका किसी भी हालत में नहीं होगा। शारीरिक विकास में तेज गति, देखिए गिफ्टेड चाइल्ड या फिर अगर सामान्य बच्चे की बात करें तो दोनों के शारीरिक विकास में गति हो सकती है ना। अब कोई मतलब हो सकता है किसी की हाइट नहीं बढ़ी हो, ठीक है, बट उसका जो माइंड है वो विकसित हुआ हो, जैसे कि आपके जो है वो गिफ्टेड चाइल्ड हो, है ना। या फिर हो सकता है कि कुछ उसको डिसेबिलिटीज़ हो फिर भी वो गिफ्टेड चाइल्ड हो, है ना। यहाँ पर बहुत सारे आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। तो जो शारीरिक स्ट्रक्चर वगैरह हैं या फिर जो हमारा फिजिकल है चीज़ें, उससे आपका जो गिफ्टेड चाइल्ड है उनका कोई संबंध नहीं है ना। तो यहाँ पर जो शारीरिक विकास में तेजी एक सामान्य बच्चे की भी हो सकती है और गिफ्टेड चाइल्ड की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपके यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका होना चाहिए, ए और बी, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है। श्रवण बाधित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है ऑप्शन, श्रवण बाधित बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है।
अब देखिए ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। मान लीजिए आपने देखा होगा जो बच्चे श्रवण बाधित होते हैं, यानी कि जिनको सुनने में दिक्कत होती है, आपने उनको अक्सर देखा होगा कि वो जो है बोलने में भी हिचकिचाते हैं, फिर सही तरीके से बोल भी नहीं पाते, क्योंकि आप बोलते कैसे, जो शब्दों को आप सुनते हैं उन्हीं को सुन करके सीखते हैं, फिर उसके बाद में बोलते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे के पास शब्द ही नहीं होंगे, जब वो कुछ सुन ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे उसकी जो लैंग्वेज होगी वो सही तरीके से निकल पाएगी या फिर सही तरीके से शब्दों को बोल पाएगा, है ना। तो जो बच्चा यहाँ पर होता है, जो श्रवण बाधित होता है, उसके पास शब्द ही नहीं होते हैं बोलने के लिए, इसलिए जो उसको बोलने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि वो शब्दों को सुन ही नहीं पा रहा है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि श्रवण बाधित बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद, यानी कि जो बोलने की क्षमता होती है उसको भी प्रभावित करती है। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो सभी श्रवण बाधित बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। नहीं, ऐसा नहीं कि सभी श्रवण बाधित बच्चे जो है साइन लैंग्वेज से जो है चीज़ों को समझ पाएँ या फिर जो है उनका उपयोग कर पाए, है ना। जो साइन लैंग्वेज होती है इसका जो एक अलग से क्लास लिया जाता है आपका यहाँ पर, ठीक है। कुछ ही साइन लैंग्वेज को आप सिर्फ यहाँ पर समझ पाएंगे, ठीक है, सभी साइन लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए जो है बच्चे को अलग से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है ना। तो ऐसा नहीं कि सभी श्रवण बाधित बच्चों को ट्रेनिंग मिल ही रही हो, है ना, या फिर इस तरीके से बच्चे सीख ही पाए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चे के पास तेज आवाज़ करके बच्चे की सुनने की अक्षमता यानी कि श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। अब मतलब बच्चा सुन पा रहा है या फिर नहीं सुन पा रहा है, इसके लिए आप जो है उसके सामने तेज आवाज़ करके परीक्षण करेंगे तो बिल्कुल ही गलत तरीका है, ठीक है। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होते हैं, नहीं। श्रवण जो बाधिता है ये किसी भी कारण से हो सकता है किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, फिर कुछ और रीजन, किसी को अचानक से कोई बीमारी हो गई, इस वजह से भी आपकी जो है श्रवण बाधिता हो सकती है, ठीक है। कोई शारीरिक समस्या के कारण होती है, ये कहना आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा डैश में समान जबकि डैश में भिन्न होनी चाहिए। देखिए जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन वो क्या कहता है, जो पाठ्यचर्या है ना, ये आपकी अकोमोडेशन यानी कि समायोजन में समान होनी चाहिए, यानी कि हम जो है सभी बच्चों को क्या करें, समायोजित करके पढ़ाएं, बट जो मॉडिफिकेशन है ना, जो संशोधन हम करें वो बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग करें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई पाठ्यचर्या पढ़ानी है ना, तो मैं सभी बच्चों को ध्यान में रख करके ही डिज़ाइन करूंगी पाठ्यचर्या, ठीक है। यानी कि समायोजित तो मैं सभी बच्चों को कर रही हूँ, बट हो सकता है जो मैंने पाठ्यचर्या डिज़ाइन की है उसमें से कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, तो फिर मैं क्या करूँगी, उनके लिए संशोधन करूँगी, मॉडिफिकेशन करूँगी, यानी कि जो संशोधन वगैरह वो हर एक बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। बट जो पाठ्यचर्या वो क्या होनी चाहिए, सभी के लिए समान होनी चाहिए। तो ये आपके यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा, ठीक है। सही नहीं होगा उसके बारे में बताना है। ज्ञान व्यक्तिपरक है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति के पास अपना अपना ज्ञान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज्ञान होता है हर एक व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर उस चीज़ को बताता है, तो ज्ञान क्या होता है, व्यक्तिपरक होता है। आप भी उसी चीज़ को सुनेंगे और कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी चीज़ को सुनेगा, बट हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाए, है ना। तो ज्ञान क्या होता है, व्यक्तिपरक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। बट जो सही नहीं हमें उसके बारे में बताना है, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा होता है अपने समाज और संस्कृति की से ही तो चीज़ों को सीखता है, जिस समाज में रहता है, जिस संस्कृति में रहता है, वहीं से वो क्या करता है, चीज़ों को जो है सीख लेता है, समझ जाता है, ठीक है। तो ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं। जो आपका इफेक्टिव लर्निंग होता है, प्रभावी अधिगम कब होता है, जब बच्चा इंटरनल रूप से मोटिवेटेड हो, यानी कि आंतरिक रूप से बच्चा किसी चीज़ को सीखना चाहे, है ना, अंदर से मोटिवेटेड हो, उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट है सीखने में, तब वो जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाता है और वहाँ पर इफेक्टिव लर्निंग हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर किसी को बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद ब खुद अपने आप जो है लर्निंग करना चाहेगा। तो ये बात आपके यहाँ पर हो जाएगी गलत, और यही आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कि जो गलत है उसी बारे में हमसे यहाँ पर पूछ रखा था। ज्ञान बहुलवादी और बहुविध होता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जो ज्ञान होता है आपका बहुलवादी होता है और बहुविध होता है। ऐसा नहीं कि सभी व्यक्ति एक ही तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, हर जो व्यक्ति होता है फिर जो बच्चा होता है उसका सीखने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये बात भी आपकी सही है, बट ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि जो सही नहीं था उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना था, ठीक है। यहाँ पर लास्ट 2 क्वेश्चन है, इसके बाद में आपकी ये क्लास हो जाएगी समाप्त। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बच्चा इंटरनल रूप से मोटिवेटेड हो, यानी कि वो किसी चीज़ को खुद करना चाहता है, उसका उस फील्ड में इंटरेस्ट हो, ठीक है, उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी है, बच्चा उस चीज़ को खुद करना चाह रहा है, कोई किसी बाहरी रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट वगैरह के लिए वो चीज़ को नहीं कर रहा है, अपने मन से कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरनल जो है मोटिवेशन।
शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। अब देखिए जब बच्चा यहाँ पर टीचर को प्रभावित करने के लिए कर रहा है, यानी कि एक्सटर्नल रूप से मोटिवेटेड है, बाहरी रूप से प्रेरित है ना, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र को बजाना, यानी कि जो बच्चा है वो वाद्य यंत्र को बजा रहा है इसलिए क्योंकि उसको व्यक्तिगत आनंद आ रहा है, ठीक है, उसको खुद मजा आ रहा है ना, तो अपने इंजॉयमेंट के लिए वो कर रहा है या फिर अपनी खुशी के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चा क्या है या फिर जो व्यक्ति है वो इंटरनल रूप से अभिप्रेरित है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि बाहरी मोटिवेशन। जब भी बच्चा किसी बाहरी चीज़ के लिए है ना, डांट वगैरह से बचने के लिए या फिर कोई पुरस्कार वगैरह पाने के लिए है ना, या फिर कुछ अदर चीज़ शिक्षक से जो शाबाशी पाने के लिए अगर कोई भी चीज़ कर रहा है तो वहाँ पर बच्चा क्या है एक्सटर्नल रूप से यानी कि बाह्य रूप से प्रेरित है, आंतरिक रूप से नहीं, ठीक है। पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा क्या एक्सटर्नल रूप से यानी कि बाहरी रूप से प्रेरित है, तो ये भी ऑप्शन आपका होगा नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एडिशन और रीजन वाला क्वेश्चन है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो रूढ़िवादिता होती है इसका मतलब क्या होता है, जो पुरानी विचार धारणाएं होती है, जैसे कि बहुत पहले से चला आ रहा है, जो लड़कियां घरों के काम काज करेंगे, जो लड़कियां घरों के बाहर के काम काज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पुरानी विचारधारा है ना, क्योंकि बचपन से ही वही सारी चीज़ें बच्चे अपने घर में सुनते आते हैं कि जो फीमेल है वो देखते भी हैं कि फीमेल जो है घर के काम कर रही है, ठीक है, या फिर जो उनके पापा हैं वो बाहर के काम कर रहे हैं, है ना, तो फिर वही चीज़ें उनके माइंड में भी डेवलप हो जाती हैं कि अच्छा जो मम्मी लोग हैं या फिर जो दीदी लोग हैं वो ऐसे काम करेंगी, जो हमारे भाई लोग हैं या फिर जो हमारे पापा लोग हैं वो इस तरीके से काम करते हैं, ना। तो इनको तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि बच्चे के माइंड में उसने बचपन से वही देख रखा है, उसके माइंड में वही कॉन्सेप्ट डेवलप है ना। तो इसलिए जो टीचर होता है उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। जो लड़कियां होती हैं उनको लगता है कि यार मैं तो बस घर के ही काम करूंगी, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करके क्या ही होगा। कई बार ये डेवलप कर देता है, लड़कियों के माइंड में कह दिया जाता है कि तुम तो दूसरे की घर की हो या फिर ये फ्रेंड खाने जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरीके से बच्चे के मन में धारणाएं भी बन जाती है, फिर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, फिर अलग ही मतलब फील्ड में जाने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चे को इन सभी चीज़ों के बारे में बताया, कई सारे एग्जाम्पल दे कि जो लड़कियां होती हैं वो भी जो भारी भरकम काम कर सकती हैं, ठीक है, या फिर जो किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकती हैं। जो लड़के भी होते हैं वो भी अपना कई सारे लड़के होते हैं जिनका कि सिलाई वगैरह में इंटरेस्ट होता है, कुकिंग में इंटरेस्ट होता है, बट वो उस फील्ड में जा नहीं पाते क्योंकि यहाँ पर कह जाता है कि सब काम तो लड़कियाँ करती हैं, है ना। कई सारी लड़कियाँ होती हैं जो कि क्रिकेट वगैरह खेलना चाहती हैं, कई सारी चीज़ें करना चाहती हैं, बट उनको फील्ड में भेजा ही नहीं जाता है क्योंकि ये कह दिया जाता है कि ये सारी चीज़ें तो लड़के करते हैं, ना। तो इनको तोड़ना कहीं ना कहीं शिक्षक के लिए कठिन रहता है, बट बिल्कुल सही है, इसके लिए टीचर को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, है ना। रीज़न क्या है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही बात है कि बच्चा समालोचनात्मक यानी कि आत्मचिंतन करे कि आखिर ये चीज़ हो क्यों रही है, ठीक है, इसके बारे में सोचे, क्रिटिकल थिंकिंग करे, मल्टीपल डायरेक्शन में सोचे। ऐसा नहीं कि सिर्फ घर वालों ने कह दिया या फिर जो है घर के बाहर समाज ने कह दिया तो हम उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, क्यों एक्सेप्ट करें, ठीक है, क्या रीज़न है, ये मतलब सारी चीज़ों को समझने के बाद यानी कि बच्चे के अंदर आप क्रिटिकल थिंकिंग अगर डेवलप कर देंगे तो यहाँ पर बच्चा खुद उस चीज़ के लिए क्वेश्चन करेगा, ठीक है, सवाल करेगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही बातें अपने अपने पर जगह पर सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखिए बीच में आपकी कुछ क्लासेस नहीं हो पाए थी कुछ रीज़न की वजह से, ठीक है। मेरी जो है अभी मतलब मेरे घर में एक छोटी सी भतीजी आई हुई है मेरी, ठीक है, तो अभी मतलब जस्ट तो यहाँ पर इसलिए आपकी जो क्लासेस है वो नहीं हो पा रही थी, बट अभी थोड़ा सा सही है सारी चीज़ें। तो वो जो आपकी क्लासेस है वो अब डेली यहाँ पर कंटिन्यू होंगी, एक से दो दिन और टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद में जो आपकी क्लासेस है वो टाइम से चलने लगेंगी, तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं टाइम से सारी चीज़ें आप लोगों की कवर करा दूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वो करती ज़रूर हूँ, ठीक है। तो जो भी आपकी क्लासेस चाहे जितना टाइम लगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम जुलाई में होना है तो उससे पहले ही, ठीक है, आपका मार्च अप्रैल तक या फिर मई तक आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग रिविजन क्लासेस या फिर जो मैराथन क्लासेस होती हैं वो आपके यहाँ पर शुरू कर देंगे, है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं, ठीक है, आपसे जो आपके डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है या फिर जो आपके कॉन्सेप्ट की क्लासेस है वो आपके डेली यहाँ पर कंटिन्यू होंगी, ठीक है। 1 से 2 दिन का थोड़ा सा मुझे टाइम और चाहिए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।